नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज कांग्रेस के कई नेताओं ने एक्स पर एक मैसेज डाला है, यानी ट्वीट किया है। उस ट्वीट का लब्बो-लुबाब है, आपकी स्क्रीन पर भी है कि राहुल गांधी की दक्षिण अमेरिका की यात्रा शुरू हो रही है। राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं और उस मैसेज में यह है कि राहुल गांधी कई देशों के राष्ट्रपतियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और लोकतांत्रिक एवं रणनीतिक संबंधों को मजबूत करेंगे। राहुल गांधी व्यापारिक नेताओं के साथ मिलकर अवसरों की तलाश करेंगे, क्योंकि भारत अमेरिकी टैरिफ के मद्देनजर व्यापार और साझेदारी में विविधता लाना चाहता है। राहुल गांधी ब्राजील, कोलंबिया और अन्य जगहों के विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत करेंगे और अगली पीढ़ी के वैश्विक नेताओं के साथ संवाद भी बढ़ाएंगे। ये ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत और दक्षिण अमेरिका ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन, वैश्विक दक्षिण में एकजुटता और बहु ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से लंबे समय से अपने रिश्ते साझा किए हैं। एंड ब्ला 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 ब्ला, ये है कहानी। दरअसल ये राहुल गांधी, जो मेरे ख्याल से आज रात को या कल राहुल गांधी निकल जाएंगे, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो निकल भी गया हो, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम। ये जो दक्षिणी अमेरिकी देशों की यात्रा पर जा रहे हैं और इसको लेकर कांग्रेस ने जिस तरह का सोशल मीडिया पर मैसेजेस डाले हैं, ऑफिशियल हैंडल से नहीं डाले, लेकिन कांग्रेस से जुड़े लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मैसेज डाले, पवन खेड़ा समेत। पवन खेड़ा ने थोड़ा छोटा डाला, बाकी ने थोड़ा डिटेल में लंबा डाला है, लेकिन इसमें मैसेज में जो डिटेल दी गई है वो डिटेल एक इशारा कर रही है। क्या राहुल गांधी ने तैयारियां शुरू कर दी है? क्या राहुल गांधी पूरे विश्व को यह संदेश देना चाहते हैं कि मेरा वक्त आने वाला है, तैयार रहिए? क्या राहुल गांधी इस देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि जहां मोदी जी फेल हुए हैं, मैं वहां कैसे अपनी जमीन पहले से तैयार रख रहा हूं? यह सच में राहुल गांधी को लगता है कि उनका वक्त आने वाला है और जैसे ही वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, उससे पहले ही ये सब जो इस वक्त जिन समस्याओं से भारत घिरा हुआ है, इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं या इनका समाधान करना चाहते हैं, इसलिए वो दक्षिण अमेरिकी देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। राहुल गांधी इसलिए भी ये जो बातचीत करने जा रहे हैं, वहाँ के बिजनेसमैन से भी मिलेंगे, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, शायद ये अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को आकार देने और भारत की वैश्विक उपस्थिति को आगे बढ़ाने में भारत के लोकतांत्रिक विपक्ष की आवश्यक भूमिका को रेखांकित करता है, इस पर जोर दे रहे हैं। व्यापारिक और दूसरे रिश्ते बढ़ाने के लिए, वो इसलिए भी कि जो देश में इस वक्त स्थिति चल रही है, मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। भारत की मीडिया बेशक ना दिखाए, लेकिन दुनिया को खबर तो पता चल ही रही है ना कि इस वक्त भारत में क्या हो रहा है। आप देखिए, एक तरफ आप सोनम वांगचुक जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इंसान को गिरफ्तार करते हैं, ये एनएसए लगाते हुए, ये कहते हुए कि भाई ये जो है वो दंगा भड़काने का काम किया। उन्होंने वहीं पर बीजेपी के खुद के एक्स एमपी, जो लद्दाख एक्स एमपी है, वो चिट्ठी लिखते हैं। वो कहते हैं कि भीड़ तो निहत्ती थी, शांत और निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाई गई। जबकि इससे साफ होता है, उन्होंने तो नहीं लिखा कि सोनम वांगचुक का डायरेक्टली उस प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं था। कांग्रेस के काउंसलर को लपेटने की कोशिश की, वो चीज भी बिल्कुल गलत निकली। अब ऐसे में अगर आप वांगचुक को गिरफ्तार करते हैं तो सवाल तो उठते हैं ना। आज की इंडियन एक्सप्रेस की खबर देखिए। इंडियन एक्सप्रेस ने जहां वांगचुक की गिरफ्तारी का जिक्र किया, उसके बाद उसके अंदर जो खबर है वो तो देखिए। वो खबर इंपॉर्टेंट है, जहां बता रहे हैं कि दरअसल वहां वांगचुक के कहने से फर्क नहीं पड़ा। वहां के बच्चे, वहां के युवा बेरोजगारी से किसका ग्रस्त है कि 50,000 लोगों ने 534 गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था। यानी 3 लाख की आबादी है लद्दाख की और 50,000 एक नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे 534 पोस्ट के लिए। तो यानी हर 6 में से एक आदमी ने, वहां पर हर 6ठा आदमी बेरोजगार है। यह हालत है, इसलिए वहां प्रदर्शन हुए। यही प्रदर्शन आप देश के कोने में, आप नजर दौड़ाइए, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। लेह हो, उत्तराखंड हो, कर्नाटक हो या बिहार, सब जगह युवा सड़कों पर है। कहीं डंडे खा रहे हैं,
कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद को लेकर मुसलमानों में और सत्ता के बीच में संघर्ष चल रहा है, और कहीं असम में स्टूडेंट और असम के लोग उसके आरक्षण को लेकर सड़क पर है। तो देश में इस वक्त जहां नजर जा रही है इसी तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। और मणिपुर का तो जिक्र ही छोड़ दीजिए आप। मणिपुर तो कब से लेके एक ही स्थिति में है, लेकिन डर इस चीज का है, लोग ये कह रहे हैं कि लद्दाख भी सीमावर्ती क्षेत्र है, मणिपुर भी सीमावर्ती क्षेत्र है, दोनों जगह चीन से आपकी सीमा लगती है और दोनों ही प्रदेश इस वक्त सेंसिटिव है, दोनों ही इस वक्त जो है वो सरकार के खिलाफ वहां आवाजें उठ रही है। ये भारत की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं। दूसरा, देश के युवा अगर हर जगह इस तरह से अपने हक के लिए सड़कों पर उतर गए, सड़कों पर उतरने लग जाएं, तो समझ लीजिए कि सत्ता की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि सत्ता को अब धर्म की घुट्टी नहीं पिलाई जा सकती या धर्म के नाम पर उन्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। हमारे धर्म निरपेक्ष है, हम धर्म की महानता अलग मानते हैं। धर्म हमारे वहाँ एक धर्म है, मानवता का धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म उसी को मानते हैं हम। और मैं सरकार को यही बोलना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पर अगर आप राजनीति करोगे तो उनके सामने करना जो पढ़े लिखे नहीं है। हम पढ़े लिखे छात्र हैं, हमें पता है कि राजनीति किस तरीके से होती है। धर्म के नाम पे राजनीति करोगे, धर्म के नाम पे देश चलाओगे तो देश ज्यादा नहीं चलेगा। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्म हमेशा एक ही होता है, मानवता का धर्म। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश की सरकार या हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस चीजों की चिंता कम ही नजर आ रही है। उन्हें चिंता सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनावी राजनीति की है। बीजेपी वाले कहते हैं कि प्रधानमंत्री 17 घंटे काम करते हैं, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री का दिनचर्या को ध्यान से देखें तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि उन 17 घंटों में से शायद 16 घंटे की राजनीति या 16 घंटे प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ एक राजनेता के रूप में काम करते हैं। हमें ऐसा लगता है, लोगों को काफ़ी ये लगने लगा कि सिर्फ 1 घंटा ही शायद वो प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हैं, क्योंकि जिस तरह से देश का प्रधानमंत्री हर हफ्ते 1 या 2 रोड शो करता है, दिन में 2-2, 3-3 रैलीज करता है, फिर विदेशी दौरे भी करता है, तो काम कब होता होगा, सरकार का काम कब होता है? ये एक सवाल ऐसा है, तो हम आम आदमियों के दिमाग में आता है ना कि अगर यही सब प्रधानमंत्री करते हैं तो इन्हीं में प्रधानमंत्री के 14, 15, 16 घंटे तो निकल जाते होंगे। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री के तौर पे काम करने के लिए, देश के काम करने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा तो क्या ही मिलता होगा ना। यही वजह है कि जब जब चुनाव आते हैं, प्रधानमंत्री सरकारी खजाने का मुंह खोल देते हैं उस प्रदेश के लिए। अब बिहार में क्योंकि लिटमस टेस्ट है, जानते हैं बिहार से संदेश बहुत जबरदस्त जाएगा। अगर बिहार में हार हुई तो अपनी ही कही बात के से मुकर गए। यही प्रधानमंत्री ने इस देश से आह्वान किया था कि रेवड़ियों की राजनीति से बचो, रेवड़ियों की राजनीति इस देश के लिए खतरनाक है, और खुद वही काम कर रहे हैं। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अब जब अपनी ही बात से मुकर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो जाहिर सी बात है विपक्ष का हक है सवाल पूछना। मीडिया को भी पूछना चाहिए था, पर मीडिया नहीं पूछ रही, पर विपक्ष तो पूछेगा ही ना। और कि भाई ये 10,000 से क्या खरीदने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि मोदी जी ने इन 11 सालों में बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की, बहुत सारे मुद्दे जो उन पे उठे उनके दफनाने की कोशिश की, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिसका जवाब ना वो पहले दे पाए थे, ना अब दे पा रहे हैं, ना शायद आगे दे पाएंगे, और वो है विपक्ष का अदानी को लेकर पूछे जाने वाला सवाल। चुनाव आया, धर्म की बात, आपने वोट डाला, चलो 5 साल आराम,
हम क्या करेंगे? चलो अडानी को सारी जमीन दे देते हैं 1 रुपए के दाम पे। चलो अंबानी को सारे जितने भी वो तेल निकालने के वो जो खदान वदान होते हैं वो दे देते हैं। देखिए, इस देश के आप आंखें मूंद के बैठ गए, आपने धर्म के आधार पर अपना वोट दे दिया, और इन्होंने क्या किया? इस देश को बेच डाला, इस देश को अपने बड़े बड़े दोस्तों को दे दिया। वो संपत्ति आपकी थी, वो महात्मा गांधी जी की शहादत, आपकी स्वतंत्रता, आपकी संपत्ति को बनाने के लिए थी, और सारी संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी। हाँ, अडानी और अंबानी को। देश के खदान, देश के हवाई अड्डे, देश के बड़े बड़े उद्योग, आप नाम लीजिए, या तो अडानी का है या अंबानी का है। किसके दोस्त हैं? किसके दोस्त हैं? मोदी जी के दोस्त हैं ना। इस मैसेज में एक चीज और है कि राहुल गांधी जो है वो अमेरिका ने जो टैरिफ भारत पे लगाया है उससे छुटकारा पाने के लिए दूसरे देशों के साथ अभी से संबंध मजबूत करने जा रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी छात्रों से मिलेंगे, और राहुल गांधी जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं वो मिलते हैं, लेकिन ये कहा है कि भविष्य के नेताओं के साथ भी संवाद, अगली पीढ़ी के वैश्विक नेताओं के साथ संवाद बढ़ाएंगे, और ब्राजील, कोलंबिया जैसे देशों में नई पौध के साथ भारत की सोच और अपनी सोच को साझा करेंगे। इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी ने, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने तैयारियां शुरू कर दी, ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है, जिसको कहते हैं ना होमवर्क। पहले किसी भी पोजीशन को लेने से पहले उसका होमवर्क करना बहुत जरूरी होता है। हम भी जब अपने करियर में आगे बढ़े थे, जैसे जैसे ऊंची पोजीशन पे जा रहे थे, तो होमवर्क करना बहुत जरूरी होता था कि उस पद पे बैठने से पहले जो बिना होमवर्क करके उस पद पे बैठता है वो अक्सर मार खाता है, या तो फिर मोदी जी की तरह एक तंत्र खड़ा करना पड़ता है जो एक झूठा आडंबर आपके आसपास खड़ा कर दे और लोगों को वही दिखाए। लेकिन वो जब खुलता है तो अभी क्या हो रहा है वो आपके सामने है। छुपती नहीं है चीजें, बस फर्क ये होता है कि एक जो जानता है कि आडंबर कैसे रचा जाता है उसका पर्दा थोड़े वक्त बाद खुलता है, जो सीधा साधा इंसान होता है उसकी कमियां पहले उजागर हो जाती है। उसके लिए आप नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मनमोहन सिंह का कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। अगर मनमोहन सिंह के पास ये सिस्टम होता जो अभी मोदी जी के पास जितना बड़ा पूरा तामझाम है, मीडिया उस तरह से मनमोहन सिंह के चरणों पर झुकी होती, सारे संस्थान उनके जेब में होते, तो शायद मनमोहन सिंह तीसरी टर्म भी आराम से पूरी करते, उन्हें कोई हिलाने वाला नहीं था। लेकिन वो ईमानदार आदमी थे, उन्होंने कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। बस ये है कि ईमानदार आदमी थे, कुछ गड़बड़ साथियों के बीच में फंस गए और सारी चीज़ें उजागर हो गई, और मीडिया ने उस वक्त अपना धर्म बखूबी निभाया। हम भी उसमें से एक थे। मैं बार बार मुझे याद आता है, जब भी मैं आज की मीडिया को देखता हूँ, आज की सरकार की बखान करते देखता हूँ, तो मुझे याद आता है कि कैसे हम जो मुद्दे आज चल रहे हैं उसी मुद्दों को लेकर बनाया करते थे। महंगाई डायन खाया जाता है, इस तरह की एक सीरीज पूरी बनाया करते थे। खैर, राहुल गांधी का अभी हम जिक्र कर रहे थे कि इस वक्त इन दौरों पर जाना और ये सब करना जो इसमें लिखा है, क्या मायने है? मायने यही है कि पूरे दुनिया को ये संदेश ऑलरेडी पहुंच चुका है कि इस वक्त भारत दुनिया में अलग थलग सा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि एक ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो क्या कहते हैं सीज फायर की जो गलती की ना, उस गलती ने पूरा राज खोल दिया। अगर अमेरिका को बीच में नहीं आने दिया होता तो शायद ये सारी चीजें खुलती भी ना, लेकिन अमेरिका बीच में आ गया और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही दोस्त के सारे राज खोल दिए, और आज तक खोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, सब कुछ दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो उससे ये हो गया कि आज पाकिस्तान का प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र सभा में खुलेआम कहता है कि चीन, तुर्की, अजरबैजान, कई देशों के नाम लेता है कि जिन्होंने हमारा साथ दिया जब भारत ने हम पर हमला किया। इस तरह के दावे वो कर रहा है, और वो दावे इसलिए कर रहा है कि उसी दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति उन्हें और उनके आर्मी चीफ को
खाने पर भी बुलाता है, ग्रेट लीडर्स कहता है, तो क्यों नहीं कहेंगे ये बात। और हमारे प्रधानमंत्री उस जनरल असेंबली में जाते ही नहीं। हमारे प्रधानमंत्री को उससे ज़्यादा चिंता बिहार के चुनाव की है, अपनी राजनीति, चुनावी राजनीति की ज़्यादा चिंता है देश से ज़्यादा। इसलिए दुनिया को पता लग गया कि भारत, खास करके तब दुनिया को ज़्यादा शायद झटका लगा जब रूस भी भारत के साथ नज़र नहीं आया। तो एक तो इस चीज़ का राहुल गांधी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बदलाव होगा वो बदलाव भारत को पुरानी स्थिति में लाने की कोशिश करेगा, जहां दुनिया के ज़्यादातर देशों के साथ भारत के मधुर संबंध थे। आप पहले बताइए, कभी आपने सुना था चीन पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, इन दो देशों को छोड़ दिया जाए, क्या किसी और देश के साथ भारत के रिश्ते खराब हों, ये सुना था आपने? नहीं सुना था ना। बल्कि अपने आस पड़ोस में बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, इनमें भारत का दबदबा हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में चीन पाकिस्तान को अगर साइड भी कर दिया जाए तो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका ये भी आपके खिलाफ, तुर्की ये भी आपके खिलाफ, कनाडा के साथ आपके रिश्ते खराब हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया भी एक तरह से वो झेल रहा है जो एंटी इंडिया मूवमेंट वहाँ चल रही है प्रवासियों के खिलाफ। तो और देशों में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया को लेकर, भारत को लेकर बहुत लोग अब वो हो गए हैं, बहुत शंका की नज़र से देख रहे हैं। पहले नहीं होता था। लेकिन राहुल गांधी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थितियां पहले जैसी हो जाएंगी। और दूसरी बात होगा ये कि इस देश में अब इस वक्त से लेकर मेरे ख्याल, एक तो आईटी सेल और वो जो ट्रोल गैंग है उनका ओवर टाइम शुरू हो जाएगा, बहुत से लोगों की कमाई भी बढ़ जाएगी। अब राहुल गांधी को लेकर इतनी मनगढ़ंत और इतनी झूठी खबरें फैलाई जाएंगी कि अब बाढ़ आ जाएगी सोशल मीडिया पर उसकी। लेकिन उन्हें इतनी बात समझ में नहीं रहा कि लोगों को अब इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। लोग समझ गए हैं कि किस तरह से काट छांट करके गलत खबरें दी जाती है और तुरंत कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम तुरंत जब उसका फैक्ट चेक करके सच्चाई सामने रखती है तो फिर इन्हें भागने की भी जगह नहीं मिलती। और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस की जो सोशल मीडिया टीम है वो बीजेपी की टीम से आगे बढ़ती जा रही है। अभी तो इंस्टाग्राम पे सबसे बड़ी पार्टी बनी है दुनिया की फॉलोअर्स की। अभी आपको देखिएगा धीरे धीरे यूट्यूब और दूसरे चैनल प्लेटफॉर्म पर भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दिखेगी कांग्रेस, क्योंकि सोशल मीडिया की टीम भारी पड़ रही है बीजेपी की आईटी सेल और उनके ट्रोल गैंग पर। लेकिन इस बार ये हुआ है, जो नई चीज़ हुई है वो ये हुई है कि बीजेपी के ट्रोल गैंग और बीजेपी आईटी सेल को, शायद अमित मालवीय को मालूम पड़ गया है कि राहुल गांधी को लेकर पहले का तरीका नहीं अपना सकते, इसलिए उन्होंने बी टीम को भी काम पर लगा दिया है। बी टीम को राहुल के पीछे लगा दिया। और वो बी टीम कौन है? वो बी टीम है, आपको मालूम है, आम आदमी पार्टी। आज अचानक से सोनम वांगचुक और वोट चोरी और बिहार चुनाव, छात्रों का प्रदर्शन, इस सब के बीच में इन कहीं भी से आम आदमी पार्टी की तरफ से एक सरकार, उनके ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट होता है कि देश के प्रख्यात समाजसेवी वैज्ञानिक सोनम वांगचुक पर देशद्रोह का झूठा मुकदमा डालकर मोदी की तानाशाही सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया और देश की तथाकथित नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है। ठीक है, बीजेपी के भारत पाकिस्तान मैच कराने के फैसले पर भी राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली थी। फिर वो कहते हैं कि ये जग जाहिर हो चुका है कि राहुल गांधी केवल कैमरे के लिए चंद मुद्दों पर बीजेपी का विरोध करते हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ जहर उगल रही होती है वहां राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कितने जहाज गिरे, ये पूछने वाले राहुल गांधी सोनम वांगचुक पर आखिर चुप क्यों है? क्या राहुल गांधी बीजेपी के एजेंट है? ये आम आदमी पार्टी ये सवाल पूछ रही है। आम आदमी पार्टी को कभी अपने गिरेबान में झांक के ये नहीं दिखता कि जिस वक्त अरविंद केजरीवाल जेल में थे, उनके साथ, उनके लिए, उनकी पत्नी के साथ कौन खड़ा था? वो यही कांग्रेस थी, वो यही सोनिया गांधी थी, वो यही राहुल गांधी थी, जिनको लेके बीजेपी का एजेंट कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो सवाल नहीं पूछ रहे सोनम वांगचुक को लेकर, भारत पाकिस्तान को लेकर, भारत पाकिस्तान मैच को लेकर। तो अगर आम आदमी पार्टी से ये पूछा जाए, जब इस देश में मुसलमानों पर सब अत्याचार होता है, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे जो भी हो,
तब आम आदमी पार्टी के मुंह में दही क्यों जम जाती है, आम आदमी पार्टी चुप क्यों हो जाती है, तब वो कहाँ शांत रहते। अब राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, राहुल गांधी ने अदानी का मुद्दा उठाया, राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर में जो जहाज गिराए गए हैं, जो पाकिस्तान क्लेम करता है, उसको सवाल उठाए। आपने क्यों नहीं उठाए? आपने भी तो ये सब नहीं उठाया, बल्कि मौके की राजनीति तो आम आदमी पार्टी करती है। और ऐसा लग रहा है कि ये कहीं से इशारा आया कि सोनम वांगचुक को लेकर राहुल गांधी पे सवाल उठा लो, ताकि सब जानते हैं राहुल गांधी जब विदेश धरती पर जाएंगे, जब सवाल जवाब सेशन होगा, वहां सोनम वांगचुक को लेकर और वोट चोरी को लेकर सवाल राहुल गांधी से जरूर पूछे जाएंगे और राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा। यह अच्छी तरह से मालूम है बीजेपी को, ये अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए आगे आम आदमी पार्टी को ये सवाल पहुंचा दिया गया ताकि आम आदमी पार्टी पहले ही सोनम वांगचुक को लेकर राहुल गांधी की क्रेडेंशियल पर सवाल खड़ा कर दे। ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत, एक स्कीम के तहत ये उठाया गया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर मुझे समझ में आ सकता है कि भाई ये एक आईटी सेल को सपोर्ट करने का सिस्टम खड़ा किया गया है राहुल गांधी के खिलाफ एडवांस में, तो दूसरे लोगों को भी समझ में आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की 99% जनता मुझसे ज़्यादा समझदार है। मैं ये मान के चलता हूँ कि वो जो कम समझदार वाली 1% जनता है, उसमें मैं अपने आप को मानता हूँ। तो इसलिए मुझे अगर समझ में आ सकता है तो दूसरे लोगों को क्यों समझ में नहीं आता। और टाइमिंग, खास करके टाइमिंग क्यों समझ में नहीं आती। सोनम वांगचुक मुद्दा है, सरकार ने गिरफ्तार किया, आप सवाल राहुल गांधी से पूछ रहे हो, ये कुछ समझ में नहीं है। सोनम वांगचुक पे तो फिर स्टालिन ने भी नहीं अभी कुछ बोला है, शायद ममता बनर्जी ने भी कुछ ज़्यादा नहीं बोला है, अखिलेश ने भी नहीं बोला है। उन सब से सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ राहुल गांधी पे ही बीजेपी का एजेंट होने का ठप्पा क्यों लगाया। सबसे बड़ी बात, मायावती को लेकर कभी अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोलते कि वो बीजेपी के एजेंट है, कभी नहीं बोलते। जबकि मायावती ने कभी भी विपक्ष के समर्थन में, मुझे तो याद नहीं आ रहा पिछले 5-6 साल में कभी विपक्ष के समर्थन में या मोदी जी के खिलाफ कुछ बयान दिया हो, कुछ इस तरह के क्यों। लेकिन अरविंद केजरीवाल कभी नहीं पूछते। तो ये दरअसल कहानी यहीं पे आके खत्म होती है कि इधर जमीन खिसक रही है, उधर जमीन बढ़ रही है, और जिसकी जमीन बढ़ रही है उसको मालूम है कि जमीन के किस कोने पर आके मुझे एक दिन इस देश की कमान मिलेगी। इसलिए उस कोने पर पहुंचने से पहले वो अपनी ज़मीन पर, जिस ज़मीन पर चल रहा है, उस पर क्या क्या फसल उगानी है, कैसी फसल उगानी है, कितनी अच्छी फसल उगानी है, उसकी तैयारियों में जुट चुका है। और जिसकी ज़मीन खिसक रही है वो हर हाल में अपनी ज़मीन को पकड़े रखने की कोशिश की, हर कदम जो उठा सकता है वो कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।